ہے ना, यूक्रेन के लोग कभी ट्रेनों के नीचे लेटे हुए। अल्लाह का शुक्र है, मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान की जो आवाम है, हम में जो जज्बा है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो मुसलमान है, उसका एक जज्बा है। और जब अल्लाह ना करे, जब इस वतन पे कोई मुश्किल वक्त आएगा या जब भी आए, तो हम सारे 22 करोड़ आवाम, हमने सारी चीज़ों को भुला के हम खड़े हैं और हमने हर दुश्मन का डट के मुकाबला। चाहे दहशतगर्दी में आप देखें ना, 70,000 से ज़ायद जाने किसने दी? शहरियों ने दी, अफवाज पाकिस्तान ने दी, पुलिस ने दी, दीगर जो हमारे इदारे हैं, एजेंसीज़ हैं, उन्होंने दी। तो ये कुर्बानियाँ जो हैं, हम तो ऐसी हमारी तो इस किस्म की परवरिश हुई है कि जब इस तरह को मुश्किल वक्त आएगा तो हम अपनी फ़ौज से पहले हम खड़े होंगे। लेकिन मैं गुजारिश सबसे करूँगा कि खुदारा अपनी फ़ौज पे, अपनी फ़ौज को कमज़ोर, अपने इदारों को कमज़ोर ना करें। ख़ुद इसी घर में बैठ के सुकून से आप बैठे हों, आराम से बैठे हों, लड़ाई क्या होती है, जंग क्या होती है, दहशतगर्दों के साथ मुकाबला क्या होता है। कभी जाके मैं खुद गया हूँ ना, मैं GHQ भी गया हूँ, मैं कई बॉर्डर्स पे गया हूँ, मैंने फ़ौजियों के साथ वक्त गुजारा है, मैंने देखा है कि उनकी क्या लाइफ होती है। कि देखो ना, आप अपने बच्चों से दूर होते हैं, अपने घर वालों से दूर होते हैं, अपने माँ बाप से दूर होते हो, आपको महीने 3-4 महीने बाद कहीं आपको छुट्टी मिलती है, वो भी 2-4 एक हफ्ते की मिलती है। उस मुश्किल वक्त में फिर भी आप कहते हो कि भैया मैं पाकिस्तान के साथ हूँ, मेरा सब कुछ पाकिस्तान पे कुर्बान। वज़ीर आज़म का जो तारीख़ी दौरा रूस था, क्या कहते हैं खान साहब के इस दौरे के बारे में? देखिए जी, जिस तरह हम देख रहे हैं सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, और जिस तरह लोग इसको तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक मुनासिब वक्त था, क्योंकि ये जो है, ये दौरा पहले से तयशुदा था। चाइना ने बड़ी कोशिश की, चाइना रशिया और पाकिस्तान को करीब लाने में, क्योंकि हम दरमियान जो है बहुत सारे ऐसे मामलात हैं कि उसके एक बहुत बड़ा पस मंज़र है। अगर उसकी तरफ मैं जाऊँगा तो बड़ा टाइम लग जाएगा। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि बहुत कामयाब दौरा था। और हाँ, जैसे कहा जा रहा था कि 41 मिनट का ये दौरा होगा, लेकिन हमने देखा कि 3 घंटे की तवील नशिस्त हुई। और ऐसे हालात में कि हम देखें कि यूक्रेन का इशू के साथ लोग जोड़ते हैं कि नहीं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मैं समझता हूँ कि यूक्रेन के साथ हमारा क्या लेना देना। ज़ाहिरी बात है कि मगरिब की नज़रें जो हैं वो इस दौरे पर तो थी। इंडिया इसको ज़्यादा कोशिश कर रहा था हाईलाइट करने की, और कोशिश भी कर रहा था कि मगरिब को एक चैलेंज जो है वो इमरान खान और पाकिस्तान ने दे दी है। तो मैं समझता हूँ कि इससे कोई लेना देना हमारा नहीं था। हम तो एक न्यूट्रल कोशिश अब हमारी ये है कि हम न्यूट्रल रहें। अगर हम अमेरिका की बात करते हैं, आपको याद होगा कि अमेरिका ने जब से उसका कोई फ़ायदा हुआ है तब उसने जाके हमारी मदद की है, तब जाके उसने डॉलर हम पे बरसाए। आपको याद होगा कि 1965 और 1971 में जब हम पे बुरा वक्त था, जब हम चाह रहे थे कि कोई हमारी हेल्प करे, और जब हमने अमेरिका से हेल्प मांगी, आपको याद होगा कि लियाकत अली खान साहब रूस का दौरा छोड़ के अमेरिका चले गए थे, और इसी वजह से रूस जो है वो हमसे ज़्यादा नाला था, ज़्यादा वो नाराज़ हो गया था, इस चीज़ को ज़्यादा वो बुरा मान गए थे, जिसकी वजह से हमने देखा कि 1971 हो या 1965, रूस ने जाके हिंदुस्तान की मदद की। और अमेरिका, वो जो हम इंतज़ार कर रहे थे कि कोई बेड़ा अमेरिका का वो आएगा और हमें बचाएगा, लेकिन हमने वो इंतज़ार हम करते रहे, ना डॉलर आए, ना कुछ और इमदाद आई, ना कोई फ़ौजी इमदाद आई। हाँ, 1989 में मेरे ख़्याल में जब ज़ियाउल हक़, जब सोवियत यूनियन जो थी वो यहाँ पे आई और वो अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा बराजमान कर रही थी, तब जाके अमेरिका को एहसास हुआ कि इस खित्ते में कोई और जो है वो बादशाह अगर बन सकता है, कोई और बाप बन सकता है, तो क्यों ना इस बाप को किसी न किसी तरीके से हटा ही दें। तो उन्होंने पाकिस्तान की मदद करना शुरू की, और बेदरेग जो है डॉलर की बरसात जो है वो यहाँ पे की। और उससे क्या हुआ कि यहाँ के मुजाहिदीन ने यहाँ जो रूस था इसको टोटे टोटे कर दिया और यहाँ से भगा दिया। तवील 10 साल की लड़ाई हुई। तो मैं समझता हूँ कि पूरा पस मंज़र इसलिए आपको बता रहा हूँ कि कम से कम हमें समझना चाहिए कि अमेरिका तब आपकी हेल्प करता है जब उसका कोई मकसद हो, जब आपका कोई मकसद हो, आप जब इमदाद के मुंतज़िर हो, तब अमेरिका बीच में नहीं आता है। अब अगर हम देखें तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का ये तरीक़ाकार ये इसलिए अच्छा है कि अब हमें क्या करना है, हमें बैलेंस ताल्लुकात रखने हैं। अब देखें, रशिया के साथ इंडिया भी वहाँ से भी असला लेता है, अमेरिका से भी लेता है, तो फिर भाई उनके अगर ताल्लुकात वो रख सकते हैं तो हम क्यों ताल्लुकात अपने बैलेंस नहीं रख सकते हैं। हमें इन हाथियों के चक्कर में जो 2-3 हाथियों की जो लड़ाई है, इसमें हमें किसी तरह नहीं पड़ना। अगर हम देखें तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जो बात की थी कि हम न्यूट्रल रहना चाहते हैं, न्यूट्रल
سوال کا یہ ہے مقصد ہے کہ ہم نہ اس بلاک کا حصہ ہیں نہ اس بلاک کا حصہ ہے، نہ ہم امریکہ کے اشاروں پر ناچنے کو تیار ہیں نہ چائنا کو تیار ہیں. ہاں، ہم اپنے مفادات کو دیکھیں گے، جہاں پہ ہمارے مفادات ہوں گے ہم وہاں پہ کوشش کریں گے کہ ہمارے مفاد جہاں سے ہمیں حاصل ہو ہم اس کا ساتھ دیں گے. مفادات کی جنگ ہے، دنیا ساری مفادات کے لیے سارا کچھ کر رہی ہے. تو اس وقت وزیر اعظم عمران خان اب آپ دیکھیں نا کہ جتنے بھی جو صدور گئے ہیں، وزرائے اعظم گئے ہیں، ان کو بٹھانے کا جو پیوٹن کا سٹائل ہے، کبھی شیک ہینڈ تک نہیں کیا کسی کے ساتھ. یا اس میز کو آپ دیکھیں، وہ ٹیبل جہاں پہ رکھا گیا کتنا لمبا، وہ فاصلہ کتنا رکھا گیا ہے. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں تو وہ بالکل، اب پاکستانی چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو یا پیوٹن گود میں بٹھاتے یا پیوٹن کو وہ گود میں بٹھاتے. ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے. وہ بالکل قریب بیٹھے تھے اور باتیں جو ہیں وہ کھل کے ہوئی اور طویل نشستوں میں. سمجھتا ہوں کہ کوئی اور وزیر اعظم ہوتا تو کیا بولتا وہ اس میٹنگ میں. اتنا ٹائم نواز شریف صاحب تو چٹھیاں پڑھ کے ٹائم اس میں لگ جانا تھا نا، بہت ٹائم لگ، کیونکہ وہ چٹھیوں کے عادی تھے. لیکن کرشماتی شخصیت ہے عمران خان صاحب کی، اور وہ جس طرح اس کی جو محفل ہے، وہ جب محفل میں جو لوگ بیٹھتے ہیں تو پھر ان کا جی نہیں کرتا اس محفل سے اٹھنے کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی وجوہات ہے کہ چاہے وہ ہم نے دیکھی ڈونلڈ ٹرمپ کی محفل تھی تو ڈونلڈ ٹرمپ ایون اس کی جو بیوی تھی وہ بھی بڑی تڑپ تھی اس کی خان صاحب سے ملنے کے لیے، اور وہ آئی. پھر اپنے وزیر اعظم جو ہے ملیشیا کے وزیر اعظم جو ہے مہاتیر کی جو بیگم تھی وہ بھی خود چل کے آئی عمران خان صاحب سے ملے. تو ان کی ایک کرشماتی شخصیت ہے ان کی، اور لوگ بہت زیادہ فین ہیں. اور وہ جو بولتے ہیں تو ظاہری بات ہے، پڑھا لکھا بندہ ہے، کتابیں پڑھتا ہے، کتابیں لکھی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اور اس کے بعد زہرانے کا جو اہتمام کیا گیا، یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. اور ساری چیزیں جو ہے اگر آپ دیکھیں تو اٹس مین کہ رشیا انٹرسٹڈ ہے پاکستان میں، پاکستان کے ساتھ تعلق رکھنے میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم یہ دورہ تھا، اور اس کو جتنی بھی آپ کہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک کامیاب دورہ اس کو آپ قرار دے سکیں، کیونکہ اس وقت ہمیں ضرورت ہے. ہمارے تجارتی معاملات ہوں، توانائی کے حوالے سے معاملات ہوں، اس وقت گیس کا بحران ہے، دیگر توانائی کے سیکٹر میں بہت زیادہ بحران ہے. رشیا وہ واحد ملک ہے جس سے ہم بڑے قریب سے یہ تمام تر چیزیں منگوا سکتے ہیں. حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ یا مغربی دنیا میں ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ تقریباً 71% ہے. IMF ہو یا ورلڈ بینک، یہ جتنے بھی تمام تر چیزیں ہیں، کیونکہ آپ یہ سمجھیں، اس سے بھی آپ ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں کہ امریکہ جو ہے مالیاتی نظام جو ڈالرز کا ہے وہ ان کے پاس ہے. ان سے بھی ہم اختلاف نہیں کر رہے ہیں. لیکن ہاں، اب کوشش کی جا رہی، کچھ پاکستانی لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ بیٹھے ہیں وہ تنقید کر رہے ہیں، کچھ ہندوستانی جو ایجنڈے پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، کچھ ہندوستان میں بیٹھ کے لوگ اس پر تنقید کر رہے ہیں، اور اس دورے کو ناکام بنانے کی کوشش بھی کی گئی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف عمران خان صاحب کی نہیں بلکہ ہم پورے پاکستانیوں کی یہ کامیابی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ بتائیں کہ عمران خان کا یہ جو دورہ روس تھا، اس میں اور یہاں جو پہلے دورے ہوتے تھے ان میں کیا فرق نظر ہے آپ؟ دیکھیے، فرق تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ بہت سارے فرق، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ فرق اس میں اور اس میں کیا تھا. لیکن میاں محمد نواز شریف صاحب کا جو دورہ تھا آپ کو یاد ہے 1999 میں تھا، ٹھیک ہے، اس میں اسی طرح اس فائدہ نہیں اٹھایا گیا تھا جو اگر رشیا کے ساتھ تعلقات ایک بہتر، کیونکہ رشیا کی بھی اب کوشش رہی تھی کہ وہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات بنائے، لیکن وہ ٹاکس، وہ باتیں، وہ چیزیں وہ نہیں ہوئی تھی. یہ میں اکیلے نہیں کہتا، آپ کتابیں اٹھا دیں، ہم اس دورے کو بھی دیکھیں، یوٹیوب پہ ساری چیزیں پڑھی ہیں، لیکن اس میں اتنی کامیابی نہیں ملی تھی. اور نہ میاں محمد نواز شریف صاحب اس وقت کے صدر کو اتنا زیادہ قائل کر چکے تھے بہت سارے معاملات میں. تو اس کے بعد اسی دورے کے بعد ہندوستان نے دورہ کیا اور اس نے بڑا کامیاب دورہ کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دورے میں اور دیگر دورے میں بڑا زیادہ فرق تھا، کیونکہ ایک طویل نشستی، 3 گھنٹے کی نشستی، اور 3 گھنٹے میں پھر مختلف وفود کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. نائب وزیر اعظم جو ہے وہ ایک بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ نائب وزیر اعظم جو ہے آپ یہ سمجھے کہ سینئر وزیر جو ہے یہاں کا، جس کے پاس سارے تمام تر معاملات ہوتے ہیں تمام تر نظام کے، تو اس کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی، دیگر لوگوں کے ساتھ بھی جو ملاقات ہوئی. تو یہ بہت ہی خوشائن دورہ تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جتنا اپریشیٹ کرنا چاہیے. صرف یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کسی پارٹی کے حد تک آپ اس کو محدود کریں. نہیں، یہ پارٹی کا نہیں، یہ پاکستان کی کامیابی ہے، یہ ہماری سفارتی سطح پر کامیابی ہے، اور اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. یوکرائن اور روس کی جو جنگ چل رہی ہے اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ میں صرف ان کو کہوں گا کہ جو بیٹھے ہیں پاکستان میں اور پاکستانی فوج پر تنقید کرتے ہیں اور دن رات تنقید کرتے ہیں، دیکھیے تنقید کریں، تنقید جمہوری وطن ہے، یہ میں بھی
तनकीद करता हूँ, मैं भी कुछ पॉलिसी जो है जर्नल्स की, कुछ उनके करप्शन के हवाले से मैं भी बात करता हूँ। लेकिन आप देखें ना कि ठठरती सर्दी हो, मैं और आप आराम से गर्म बिस्तर में सो जाते हैं, कोई परवाह नहीं होती है। लेकिन आप देखें ना कि ग्लेशियर में वो बेचारे जो हैं उन्होंने बंदूक उठाई होती है और बैठे होते हैं कि हमारा जो वतन है, हमारे जो लोग आराम से सो रहे हैं, कम से कम हम तो जागते ना, ये आराम करें। आप देखें गर्मी की शिद्दत हो, आग बरसाता सूरज हो, लेकिन उन्होंने बंदूक उठाई होती है। और आपको मैं कहता हूँ ये माइक उठाते आप कितने टाइम तक उठा सकेंगे? मुझे बड़ा मुश्किल होता है ना बंदूक को यूँ उठाना और घंटों तक आप अपनी ड्यूटी देना, और वो भी चौकस रहना बॉर्डर पे, और वहाँ पे दहशतगर्द आपको टारगेट बना रहे हो, तब भी आपका यही एक ही जज्बा है कि मैं अपने वतन के लिए सब कुछ कुर्बान कर दूंगा, अपने वतन के लोगों के लिए, उनके राहत के लिए, उनके सुकून के लिए। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कि कुछ लोग ऐसे एजेंडे पर कारबंद है कि वो पाकिस्तान का ही सब कुछ खाते हैं। नमक हरामी हमारे खून में, उनके खून में इतनी रच के बस गई है कि वो ये उनको परवाह ही नहीं है कि ये जो रोटी तुम आराम से खा रहे हो, ये जो आके मोबाइल जो आराम से तुम लोगों ने उठाया है ना, जाके यूक्रेन की हालत देखें। वहाँ की फ़ौज अगर इतनी कमज़ोर है तो गली कूचों में लोग रो बिलक के जो है वो रो रहे हैं। कल मैंने देखा, मैंने अमेरिका की बात आपको इसलिए की कि ये वो अमेरिका है जब अब मफादात होते हैं तो ये आपके साथ खड़ा होता है। अब देखें ना यूक्रेन को बड़े इतना वो होता है ना, अक्सर हम क्लास में एक बंदे को बड़ा चढ़ा के कहते थे कि भैया तुम लड़ो और हम अब तुम्हारे साथ हैं। वो बेचारे जब लड़ाई के लिए उठता था तो हम पीछे भाग जाते थे। स्कूल के ऐसा होता था। वही सिस्टम जो है इन नेटो और इन तमाम तर ममालिक ने उनके साथ किया कि वो यूक्रेन सदर कल बंदूक उठा के वो खुद निकला है, ताकि उसको पता है, और वो खुद कल जो उसके चेहरे की हालत थी, जज्बाती थे वो इतने ज़्यादा कि भाई आज अगर देखें मेरे साथ सारों ने जो है वादे किए, सब ने बड़े बड़े दावे किए हैं और उसके साथ जंग में मुझे घुसेड़ दिया, लेकिन आज सारे जो है फ़ोन तक ना कोई उठा रहा है और ना कोई जवाब दे रहा है और ना कोई आके लड़ रहा है। तो ये वक्त होता है आपके पास कि जब आप ख़ुद मुख्तार रियासत होती है और आपकी पावरफुल आर्मी होती है, तब जाके आराम से आप सको। आप देखें ना यूक्रेन के लोग कभी ट्रेनों के नीचे लेटे हुए। अल्लाह का शुक्र है, मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान की जो आवाम है, हम में जो जज्बा है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो मुसलमान है, उसका एक जज्बा है। और जब अल्लाह ना करे जब इस वतन पे कोई मुश्किल वक्त आएगा या जब भी आए, तो हम सारे 22 करोड़ अवाम हमने सारी चीज़ों को भुला के हम खड़े हैं और हमने हर दुश्मन का डट के मुकाबला। चाहे दहशतगर्दी में आप देखें ना, 70,000 से ज़ायद जाने किसने दी? शहरियों ने दी, फ़ौज पाकिस्तान ने दी, पुलिस ने दी, दीगर जो हमारे इदारे हैं, एजेंसीज़ हैं, उन्होंने दी। तो ये कुर्बानियाँ जो हैं, हम तो ऐसी हमारी तो इस किस्म की परवरिश हुई है कि जब इस तरह को मुश्किल वक्त आएगा तो हम अपनी फ़ौज से पहले हम खड़े होंगे। लेकिन मैं गुजारिश सबसे करूँगा कि खुदारा अपनी फ़ौज पे, अपनी फ़ौज को कमज़ोर, अपने इदारों को कमज़ोर ना करें। ख़ुद इसी घर में बैठ के सुकून से आप बैठे हों, आराम से बैठे हों। लड़ाई क्या होती है, जंग क्या होती है, दहशतगर्दों के साथ मुकाबला क्या होता है। कभी जाके मैं ख़ुद गया हूँ ना, मैं GHQ भी गया हूँ, मैं कई बॉर्डर्स पर गया हूँ, मैंने फ़ौजियों के साथ वक्त गुजारा है। मैंने देखा है कि उनकी क्या लाइफ होती है। कि देखो ना, आप अपने बच्चों से दूर होते हैं, अपने घर वालों से दूर होते हैं, अपने माँ बाप से दूर होते हो। आपको महीने 3-4 महीने बाद कहीं आपको छुट्टी मिलती है, वो भी 2-4 एक हफ्ते की मिलती है। उस मुश्किल वक्त में फिर भी आप कहते हो कि भैया मैं पाकिस्तान के साथ हूँ, मेरा सब कुछ पाकिस्तान पे कुर्बान। तो मैं समझता हूँ कि अपने फ़ौज की जितनी भी आप कदर कर सकते हैं कदर कीजिएगा, वरना आपकी हालत अल्लाह ना करे वो दिन अगर हम अपनी फ़ौज को कमज़ोर करेंगे तो हमारी सिचुएशन भी यूक्रेन जैसे होगी। आज गलियाँ कूचे जो हैं वो भरी हुई हैं, लोग रो रहे हैं, बिलक के रो रहे हैं कि अब हमें किसी न किसी तरीके से पनाह दो। हमारा तो शुक्र है, हम तो अब याद है वो जब भी हम पे मुश्किल वक्त आया तो फ़ौज पहले आगे गई है, अवाम ने उससे पहले कोशिश की है। तो ये हमें अपना सीना चौड़ा रखना चाहिए, हमें मान होना चाहिए, हमें फ़ख्र होना चाहिए अपने पाक फ़ौज पे, ना कि हम उस पर तनकीद करें, ना कि हम आप देखें ना कि वो जो जवान शहीद होते हैं कितना मुश्किल होता है। जब एक घर से एक जवान जब शहीद होता है तो उस घर में कितना मातम होता है, कितनी तकलीफ़ होती है। मैं गया था 1965 के शहीदों के घरों में मैं गया था इंटरव्यू करने के लिए। मैंने ऐसी माएँ देखी, ऐसी जवान बच्चियाँ अभी जो उनके जो शोहर शहीद हुए हैं, लेकिन उनका हौसला पस्त होते हुए मैंने नहीं देखा। मैंने जब सवाल किया कि कैसा लग रहा है आपको, तो वो कहती थी कि अगर दूसरा भी हो तो वो भी इस वतन पे कुर्बान। तो ये हमारी बहनों की, ये हमारी माओं का ये हौसला है, चट्टान की तरह मजबूत हौसला है, जो आज भी चाहती हैं कि हमारा दूसरा भी लख्त जगर हो, वो भी इस रियासत पे कुर्बान है, इस वतन पे कुर्बान। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि भाई रियासत की कदर कीजिए। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।